हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी साइंस की क्लास में। और हम सब आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है 3 और हमारे चैप्टर का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। जैसा कि आप सब पदार्थ की संरचना के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति की अगर हम बात करें तो पदार्थ अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, लवणीय हो सकता है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये सब कुछ आप जान पाएंगे आज के इस क्लास में। और उसके साथ ही हम क्लास के बीच में करने वाले हैं एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको लेके चलूंगी अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला में, और साथ ही होगा पाठ के अंत में एक मैसेज ऑफ द डे। तो ये सब कुछ है आज की क्लास में। तो ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टेस्ट यानी कि स्वाद की। हम सबका अपना एक टेस्ट होता है। जैसे मुझे मीठा खाना पसंद है, आप सबको किसी को खट्टा खाना पसंद होता है, किसी को कड़वा खाना पसंद होता है। हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा, नींबू है, नींबू, संतरा, इमली, दही, सिरका, ये कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ है जिनका स्वाद बहुत ज्यादा खट्टा होता है। तो कभी आपने सोचा ये खट्टापन क्यों है, ये खट्टापन कहाँ से आता है? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पर कि पदार्थ खट्टे क्यों होते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि कुछ पदार्थ, जैसे मैंने बात की नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, कच्चा आम, तो इन सभी में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, एक विशेष यौगिक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अम्ल। अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड शब्द बना है लैटिन भाषा के एसियर शब्द से, जैसा कि आप देख सकते हैं, और जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आपने अम्ल को समझा। अब अम्ल के देखिए दो भाग होते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया, लेकिन पहले भागा गया प्रकृति के आधार पर, उसके बाद इसको बांटा गया सांद्रता के आधार पर। देखिए प्रकृति के आधार पर ये कितने तरह के होते हैं? प्राकृतिक और खनिज। प्राकृतिक अम्ल को हम कार्बनिक अम्ल या दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। इसी तरह खनिज अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो बात करेंगे पहले हम प्राकृतिक यानी कि कार्बनिक अम्ल की। तो ऐसे अम्ल जो कि भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं उनको हम प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। लेकिन इनकी प्रकृति बहुत ही क्षीण होती है, इसी कारण ये दुर्बल अम्ल भी कहलाते हैं। क्योंकि इनकी प्रकृति काफी क्षीण होती है, तो इसीलिए इनको हम भोज्य पदार्थों में उपयोग करते हैं। हमारे खानों के, जैसे भी आपने देखा, भोज्य पदार्थों में नींबू है, सिरका है, दही, इमली, तो जो हमारे खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनमें ये अम्ल नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब बात आती है प्रबल अम्ल की। तो प्रबल अम्ल में ऐसे अम्ल जो हमारे लिए, त्वचा के लिए हमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसको छूने से आपके शरीर पे फफोले पड़ सकते हैं, आपकी त्वचा जल सकती है। तो ऐसे अम्ल क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं छूने पर, इनको हम नाम से ही समझ में आ रहा है, इनको हम इसलिए बोलते हैं प्रबल अम्ल। जैसे कि आपके सल्फ्यूरिक एसिड हुए, नाइट्रिक एसिड हुआ, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये सारे अम्ल जो होते हैं ये प्रबल अम्ल में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका तनु। देखिए तनु का मतलब क्या होता है? बहुत ही लिक्विड यानी कि बहुत पतला। ठीक है, तो बहुत लिक्विड होता है यानी कि पतला होता है, इसकी सांद्रता बहुत पतली होती है। कहने का मतलब जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो ऐसे अम्ल को हम बोलते हैं तनु अम्ल। फिर हम आते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। तो क्योंकि सांद्र का मतलब नाम से ही है गाढ़ा, तो इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल। अब देखिए, हम जो सांद्र अम्ल होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं तनु अम्ल में, लेकिन हम तनु को सांद्र में नहीं कर सकते, लेकिन सांद्र को तनु में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, जब गाढ़ा अम्ल है उसमें अगर हम पानी की मात्रा मिलाएं, लेकिन आपको अम्ल में हम पानी नहीं डाल सकते, हमको पानी में अम्ल डालना है। पहले आप किसी पात्र में पानी लीजिए, फिर धीरे धीरे अम्ल को उसमें मिलाते जाइए और अपने आप ही वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालिए और मिलाइए, तो इस तरह से वो तनु अम्ल में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया तो इससे जलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर फिर भी कभी जल जाए तो आपको क्या करना है? फिर आपको पानी की, बहुत सारे ठंडे पानी की मात्रा से उसको धोना है। बार बार पानी डाल के अगर आप धोएंगे तो जलने का जो प्रभाव होगा वो उसको धीरे धीरे निष्क्रिय कर देगा। तो इस तरह से आपने समझा कि अम्ल क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्षार की ओर। जब अब हमें क्षारक की ओर बढ़ना है तो उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में, तो जिसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगी
तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं मेरे सामने काफी सारी चीजें हैं। तो मैं इसमें पहले ये है खाने का सोडा। तो देखिए जब इसको मैं पानी के साथ थोड़ा सा अपनी उंगलियों पे मैं ले रही हूँ, ठीक है, इस तरह से लीजिए और इसको आपस में ऐसे रब करिए। अब इसको मैंने किया और इसी मैंने दूसरी उंगली से अब मैंने किया, ये देखिए सर्फ रखा है थोड़ा सा और मैंने इसको लगा के रब किया। तो आप देख रहे हैं ये दोनों ही जो हैं, जब मैंने एक बार एक उंगली पे मैंने किया सर्फ और एक उंगली पे मैंने किया खाने का सोडा, तो क्योंकि दोनों में ही एक ही जैसा आ रहा है, दोनों ही चिपचिपे से साबुन जैसे फील हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ऐसे पदार्थ जो कि छूने पर कैसा हमको फील होता है, साबुन की तरह चिकने लगते हैं, स्पर्श करने पे चिकने लगते हैं, वे क्षारक या भस्म कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, यानी कि हल्के से चिपचिपे लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चिकनापन लगता है, क्योंकि यही इनकी पहचान होती है। इनको हम बोलते हैं क्षारक या भस्म। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बेस। ठीक है, अब इसके बाद इसी से जुड़ी है अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है क्षार की, यानी कि वे क्षारक, जैसे मैंने आपको खाने का सोडा दिखाया, अभी मैं आपको एक चीज करके दिखा रही हूँ कि जब जैसे मैंने खाने का सोडा लिया और इसको मैंने इस तरह से पानी में डाला, अब आप देखेंगे ये पूरी तरह से इसमें घुल जाएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसको घोला और ये पूरी तरह से देख सकते हैं आप इस लिक्विड में, अब ये बिल्कुल भी नीचे कुछ भी नहीं है और ये लिक्विड में पूरी तरह से इसमें देखिए घुल चुका है। तो यानी कि ऐसे क्षारक पदार्थ, ठीक है, जो पानी में घुल सकते हैं, यानी घुलनशील जो क्षारक हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्षार। तो परिभाषा के रूप में देखिए, जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं वो क्षार या एल्कली कहलाते हैं। यानी इसकी जो मेन क्वालिटी क्या है, जल में घुलनशील होना। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। तो देखिए अब इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि सभी क्षार, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सभी क्षार भस्म तो होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सभी ने देखा कि मैंने जैसे आपको घोल के दिखाया अभी खाने का सोडा, तो यानी जो भी, अभी मैं यहाँ पे क्षारक की जगह पे भस्म शब्द यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो अगर जो भी भस्म पानी में घुल सकते हैं हम उनको बोलेंगे क्षार। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि सारे ही भस्म, यानी कि सारे ही जितने भी क्षारक हैं वो पानी में घुलनशील हो, यानी जो नहीं घुलनशील होंगे वो आपके क्षार नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके क्षार हैं वो पानी में घुलनशील तो अवश्य है। तो यानी कि हर क्षार भस्म तो जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर भस्म क्षार हो, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे भस्म पानी में घुलने वाले ही हो। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं पहचान की ओर। कैसे हम पहचानेंगे कि क्या चीज अम्ल है और क्या चीज क्षार है? तो देखिए घरों में क्या होता है कि वो भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने वाली चीजें होती हैं, उनको हम दो आधार पे पहचान सकते हैं, खाकर या छूकर। खाने में ये पदार्थ अम्ल खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हुआ, सिरका हुआ, दही हुआ। लेकिन जो आपके खाने का सोडा हुआ, इसको अगर आप खाएंगे तो ये कड़वा और कसैला लगेगा। तो ये आपकी पहचान होती है क्षारक की। क्षारक खाने में कड़वे होते हैं और कसैले होते हैं, और इनको अगर आप हाथ से छुएंगे तो ये चिपचिपे से साबुन जैसे फील होंगे आपको। ये तो हुआ भोज्य पदार्थों की बात। लेकिन वो पदार्थ जो हम खा नहीं सकते, उसमें हम कैसे पता लगाएं? हर चीज तो हम नहीं खा सकते ना। तो उसके लिए कुछ हमारे पास ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार। तो देखिए अम्ल क्षारक पदार्थों की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, जो क्या कहलाते हैं? सूचक। अब ऐसे पदार्थ हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। ये भी दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और प्रयोगशाला में प्रयोग हेतु। तो देखिए प्राकृतिक में आप क्या आते हैं? लिटमस पेपर, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां। लिटमस का पेपर आपको लाइकेन से प्राप्त होता है, ये भी नेचुरली होता है और हरी और नीले रंग की पट्टियों में ये यूज किया जाता है। लिटमस पेपर जब आप एसिड में डालेंगे तो ये नीला लिटमस लाल हो जाएगा, और जब आप क्षारक में डालेंगे, क्षारक विलयन में, तो ये क्या होगा? आपका लाल से नीला हो जाएगा। इसी तरह से हल्दी, जो मैं भी आपको करके दिखाने वाली हूँ, ये जब इसके पास अगर आप एक अम्लीय विलयन डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो पीला ही रहता है। लेकिन अगर आप क्षारीय विलयन में इसको डालेंगे, इसके प्रभाव से वो हल्का सा रेडिश ऑरेंज हो जाएगा।
और बात करते हैं गुड़हल की पंखुड़ियों की। तो गुड़हल की पंखुड़ियां आप बच्चे ये सब घर में भी कर सकते हैं। हल्दी और गुड़हल की पंखुड़ियों को लीजिए और उसके रस से कागज पे कलर कर दीजिए, फिर उसको आप यूज करिए। तो गुड़हल की पंखुड़ियां क्या करती हैं कि अम्ल के संपर्क में आते ही ये उसको क्या करती हैं, गाढ़े गुलाबी में चेंज कर देती हैं कागज को। और अगर इसके संपर्क में कोई क्षारीय विलयन आता है तो ये उसको हरे रंग में चेंज कर देती हैं। को नीला रंग हम लोग अपने घरों में नहीं यूज कर सकते, इसको प्रयोगशाला में ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फेनोफ्लिन है, मिथाइल ऑरेंज है। तो ये तीनों ही चीजें आपके प्रयोगशाला में यूज की जाती हैं ये जानने के लिए कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। तो इसके बाद अब हम आते हैं, ये कुछ पदार्थ है जिनको मैं भी आपके सामने ये लिटमस पेपर्स पे चेक किए गए हैं और मैं आपको हल्दी के ऊपर करके दिखाती हूँ। तो चलिए फिर से चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी प्रयोगशाला में। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये है कुछ, देख रहे हैं आप, ये हल्दी की स्ट्रिप्स हैं। ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सूचक के रूप में हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, मैंने हल्दी को इसमें कुछ स्ट्रिप्स में लगाया है और इस पर मैं आपको कुछ अलग अलग प्रयोग करके दिखाने वाली हूँ। तो बस आपको भी यही करना है, इस एक्टिविटी को घर में करना है और आपसे सीखना है आपको साथ में। और एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। देखिए, जैसे सबसे पहले ये है विनेगर यानी कि सिरका। अब आपको दिख रहा होगा, मैंने इस पट्टी पे इसको लगाया तो देखिए इसका कलर कैसा आ रहा है, पीला, कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये एसिड। इसके बाद ये है नींबू का रस। देखिए इसको मैंने लगाया तो देखिए ये भी पट्टी कैसी है आपकी, पीली, यानी येलो है, यानी ये भी एसिड है। लेकिन इसके बाद देखिए ये अब आता है आपका, ये इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये है टमाटर का रस। टमाटर का रस हम लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये फिर से पीला है, इसका मतलब ये अम्लीय है। अब हम बात करेंगे, देखिए कुछ ये क्षारीय हम लेते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया, ये क्या है, सर्फ है, ठीक है। सर्फ को क्योंकि बहुत सूखा है, थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं इसके ऊपर। देखिए इसको डाल के मैं यूज़ करती हूँ। सर्फ डालने पे क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, ये एक अलग ही, देखिए काफ़ी अच्छा सा रेडिश ऑरेंज कलर आ गया। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। देख सकते हैं, आपको ये पट्टी दिख रही होगी, मैं दिखा देती हूँ। देखिए इसका कलर कैसा आया और इसका कलर कैसा आया, इसका मतलब ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये साबुन है, इसको जरा चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो इसको लगाने पे देखिए कौन सा कलर आता है, हमको पता चल जाएगा कलर के आधार पे कि ये अम्लीय है या क्षारीय। देखिए इसको लगाने के बाद ये कौन सा कलर इसमें आ रहा है, इसमें भी एक ये रेडिश ऑरेंज जैसा कलर आया। इसका मतलब इसकी प्रकृति भी कैसी है, ये क्षारीय है। इस तरह से दिख रहा है आपको। तो इस तरह से अगर हम बात करें, दोनों में आप डिफरेंस क्लियरली पता कर सकते हैं कि जो ऑरेंजिस रेड है ये क्षारीय प्रकृति है और जो येलोइश है वो अम्लीय प्रकृति का है। तो इस तरह से बच्चों आपने इस एक्टिविटी के थ्रू जाना कि किसी पदार्थ की प्रकृति को हम घर में ही पता कर सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय। अब हम बात करते हैं, सामने देखिए, लिटमस पेपर की। अगर लिटमस पेपर पे हम इन पदार्थों को चेक करें, क्योंकि लिटमस पेपर में क्या होता है कि जो आपका अम्ल होता है, ठीक है, लाल लिटमस पेपर आप क्षार में डालोगे तो वो लाल लिटमस नीला हो जाएगा, और अगर अम्ल में आप नीला लिटमस डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो देखिए टमाटर का रस है, क्योंकि ये अम्लीय होता है तो इसमें आपका नीला लिटमस लाल हो जाएगा। इस तरह से संतरा या नींबू का रस आप लेंगे तो इसमें भी नीला लिटमस लाल हो जाएगा, इसका मतलब इसकी प्रकृति है अम्लीय। खाने का सोडा हम लेंगे तो इसमें लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय है। इस तरह से सिरका लेंगे तो इसमें नीला लिटमस लाल हो जाएगा, यानी कि ये अम्लीय है। लेकिन नमक का विलयन, देखिए नमक का विलयन एक ऐसा होता है कि इसको अगर हम लेंगे तो इसमें ना तो लिटमस पेपर लाल ही कोई रिएक्ट करेगा, ना ही नीला, मतलब इसकी प्रकृति ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, ये है उदासीन। अभी हम लोग आगे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फिर है शैम्पू, तो इसमें भी लाल लिटमस नीला हो जाता है, मतलब ये है क्षारीय। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला उदासीन, एक वर्ड बोला मैंने। तो अगर सोचिए कि हम अम्ल और क्षार को दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो क्या होगा। तो दोनों को अगर हम मिला देते हैं, अम्ल और क्षार को, तो इसके लिए हम क्या करें कि हम दो परख नलियाँ लें, ठीक है। एक ये परख नली ली मैंने और इसमें मैंने लिया HCl, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसके साथ मैंने एक दूसरी मैंने ये ले ली परख नली जिसमें मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। लेकिन दोनों की सांद्रता
एक जैसी होनी चाहिए, दोनों ही लिक्विड जो है एक सांद्रता के होने चाहिए। और इन दोनों विलयन में हम पहले क्या करेंगे, इसमें लिटमस पेपर से हम चेक करेंगे, क्योंकि ये क्षारीय है तो इसमें क्या होगा, आपका लाल लिटमस नीला हो जाएगा। फिर इसमें हमने डाला लिटमस पेपर नीला तो वो लाल हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को हमने एक ही में मिला दिया, ठीक है, ये क्या है, आपको दोनों को आपने मिक्स कर दिया और फिर दोनों लिटमस को डाल के हमने अलग अलग चेक किया, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो नीला लिटमस लाल होगा, ना ही लाल लिटमस नीला होगा। यानी कि इस प्रक्रिया में दोनों ने एक दूसरे को प्रभाव को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। यानी यही प्रक्रिया कहलाती है हमारी उदासीनीकरण, जहां पर अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। और इस प्रक्रिया में निकल, जैसा आप देख सकते हैं सामने, ये वही जो मैंने आपको करके दिखाया, वही उसको रिएक्शन फॉर्म में दिखाया गया है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी जो आप नमक खाते हैं इसको सॉल्ट बोलते हैं, वही ये लवण है आपका, ये बन जाता है, प्लस जल बनता है और प्लस ऊष्मा। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित नए पदार्थ को लवण कहते हैं। आपने देखा ये क्या पदार्थ बन के आया आपका, लवण। और इस प्रक्रिया में देखिए जो ऊष्मा निकल रही है इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। तो जब हम ये पूरी प्रक्रिया करते हैं तो जो मिक्सचर होता है उस परख नली का, उसका तापमान भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? इस उदासीनीकरण ऊष्मा के कारण, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, इसकी वजह से परख नली का तापमान बढ़ जाता है। तो अब हम इसके बाद आते हैं उदासीनीकरण की प्रक्रिया के बाद इनके क्या उपयोगिता है। तो देखिए अम्ल, क्षार या लवण तीनों का ही हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, वो उसके अलावा औद्योगिक क्या उपयोग है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसे कि हम कहते हैं गंधक का अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल। तो गंधक का अम्ल जो होता है इसका हम घरेलू उपयोग तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन औद्योगिक उपयोग इसका क्या होता है, उर्वरक बनाने में, बैटरी बनाने में, रंग, कागज, कपड़े उद्योग में। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं, शोरे का अम्ल, इसका घरेलू कोई उपयोग नहीं है, औद्योगिक स्तर पर पटाखे, सोना चांदी इसको शुद्ध करने में और अम्ल राज बनाने में भी किया जाता है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं नमक का अम्ल। इसको अब तो कोई नहीं यूज करता, पहले ये सब बहुत होता था, टॉयलेट की सफाई में यूज किया जाता था। जो मार्केट में बोलते हैं ना, जो सीधा अगर आप जाओ एसिड लेने तो आपको मार्केट में यही अम्ल देते हैं, जो सबसे सिंपल बोल सकते हैं, सबसे दुर्बल क्वालिटी का होता है। इसके बाद इसको क्लोरीन और नमक के शोधन में भी यूज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं एसिटिक अम्ल, जो आप सभी को पता होगा, इसको हम सिरका बोलते हैं। इसका उपयोग होता है घरों में अचार बनाने में, दवा बनाने में, उसके अलावा फोटो फिल्म और सफेदा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। आप सभी को पता होगा सोडा भी कई तरह का होता है। तो जैसे इसका उपयोग होता है घरेलू कामों में, बर्तनों की सफाई में, औद्योगिक स्तर पे साबुन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े चूना पत्थर, इसका उपयोग होता है घरों में पुताई करने में, जो अब बहुत कम हो गया है। इसका उपयोग होता है अमोनिया निर्माण और आयरन के निष्कर्षण में। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, जो मैंने आपको बताया था, उदासीनी प्रक्रिया थी हमारी उदासीनीकरण की, उसमें जो बनने वाला आपका लवण था उसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, यानी NaCl, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। सोडियम क्लोराइड, इसको हम नमक बोलते हैं, इससे ORS का घोल भी बनाया जाता है। और इसके अलावा औद्योगिक उपयोग में साबुन उपयोग क्लोरीन के निर्माण में। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट। जैसे आपको मैंने बोला ना सोडा, ये धावन सोडा, नीचे वाला देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा। तो धावन सोडा है, इसका उपयोग होता है कपड़ों की धुलाई में, कांच का निर्माण, जल कठोरता को दूर करने में। फिर आता है खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, और इसका उपयोग बेकरी में होता है सबसे ज्यादा। इसकी सहायता से केक है, बिस्किट है, आजकल तो मैक्सिमम जितना भी बेकिंग का जो आइटम होता है सब में ये डाला जाता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट तथा पाचक पदार्थों के निर्माण में, जैसे आप इनो वगैरह जो मिलता है मार्केट में, उस सब में यही पड़ा होता है, जिससे कि आपके अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको निजात मिल सके। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये है घरेलू उपयोग और ये है औद्योगिक उपयोग। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया आज कि सूचक क्या होते हैं
और क्या इसके उपयोग होते हैं, सारी चीज़ें। देखिए सूचक में अगर हम बात करें कि गुड़हल की मैंने आपको बताया, तो आपको खुद से ये सब चीज़ें करनी है। हल्दी है, ये आपको खुद से करना है। मैंने आपको कुछ गिने चुने पदार्थ बताए, लेकिन अब आपको क्या करना है कि खुद से करना है सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया था अम्लराज। अब हम इस वर्ड के बारे में आगे बात करने वाले हैं कि अम्लराज क्या है, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि अम्लराज क्या है इसके बारे में हमें देखना है, तो देखिए अम्लराज होता है HCl, एक मिनट के, HNO3 3HCl, ये वो होता है अम्लराज का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। इसको हम बोलते हैं अम्लराज, ठीक है। अम्लराज को हम किंग्स वाटर भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं किंग्स वाटर। अब देखिए जो किंग्स वाटर यानी कि शाही जल। अब अम्लराज को अम्लराज क्यों बोलते हैं बताइए, सोचिए इसका नाम अम्लराज क्यों पड़ा। किसी चीज के आगे नाम उसको अगर हम वरीयता दे रहे हैं, उसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ तो ऐसा होगा ना जो दूसरों से हटकर होगा। तो यानी जो दूसरे अम्ल होते हैं उससे इसकी कैपेसिटी काफी हद तक ज्यादा होती है। और यहाँ तक कि जो नोबल आपकी मेटल्स होते हैं, यानी जैसे कि सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये उसको भी गलाने की क्षमता रखता है कुछ मेटल्स को छोड़ के, जैसे कि आपका रोडियम हुआ, ओके। और इस तरह से कुछ को छोड़ के बाकी ये सोना होना सबको गला देता है। तो इसीलिए इसके आधार पे इसको नाम दिया गया अम्लराज। इसके अलावा इसको अल्केमिस्ट भी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम है इसका, क्योंकि धातु गलाने की क्षमता रखता है, तो इसीलिए इसको हम अल केमिस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से ये इसके उपयोग हैं। इसका उपयोग धातु को गलाने में करते हैं और धातुओं के शोधन में करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो HNO3 3HCl यानी कि नाइट्रिक हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से ये नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका अम्लराज का। तो ये आपने सीखा बच्चों आज कि अम्लराज क्या है और क्या इसके उपयोग है। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके सावधानियों की कि हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आपने अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, लवण पढ़ लिया, लेकिन जो अम्ल ऐसा जैसे मैंने आपको बताया था कि दुर्बल होता है, प्रबल होता है। तो देखिए दुर्बल अम्ल से तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसको खा सकते हैं और खाने के ही पदार्थों में पाया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये मैंने आपको बताया था कि टमाटर में आपका सॉरी इसके पहले है, ये देखिए, हाँ, जैसे नींबू के रस में मैंने आपको बताया था कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल अगर आप चाहें तो इसको तो हम नींबू खाते ही हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। इसके अलावा देखिए संतरे के रस में भी है साइट्रिक अम्ल। इसके अलावा सिरका, सिरका जो कि कई तरह का होता है। एप्पल विनेगर आपने सुना होगा, जामुन का भी होता है, गन्ने का होता है, और कई तरह का आजकल तो सिंथेटिक भी बाजार में मौजूद है। तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास अम्ल होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। फिर यह है दही। अब दही जो है वो किससे बनता है, दूध से। तो इसमें कौन सा अम्ल होता है हमारा, लैक्टिक अम्ल। अब आपको पता भी होगा दही में, दही पता आप सभी के लिए कितना फायदेमंद होता है दही। तो दही में कौन सा पाया जाने वाला अम्ल है, ये आपको याद रखना चाहिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पाया जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल। फिर बारी आती है इमली और कच्चा आम। क्योंकि आम आप सभी को पता है कि पके आम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जब आम पक जाएगा तो उसका स्वाद खट्टा नहीं रह जाएगा। और हम यहाँ बात किसी करें खट्टेपन की, तो देखिए जब बात खट्टेपन की है तो ये खट्टापन ही हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें होता है ये टार्टेरिक अम्ल। तो यहाँ ये कच्चा आम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कच्चा, क्योंकि आम पक जाएगा तो वहां पे ये क्वालिटी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए ये तो हो गया दुर्बल अम्ल। लेकिन जब प्रबल अम्ल, जैसे आजकल आप बच्चों देख रहे होंगे एसिड की काफी घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों पे एसिड फेंक दिया जाता है, तो ये प्रबल अम्ल का वहां पर उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो आप सबको भी ये चीज पढ़नी है और साथ में सीखनी भी है कि चीजों का सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग नहीं। देखिए प्रबल अम्ल आपने देखा, तो इसको हम अगर यूज कर रहे हैं तो इसको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इससे छींटे जहां भी पड़ते हैं वहां पे जल जाता है, वहां बर्निंग होने लगती है। तो ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि अगर जल जाता है तो इमीडिएटली, किसी को भी अगर जलता है तो आपको वहां पानी डाल देना है। तो ज्यादा से ज्यादा बार बार पानी डालेंगे तो उसका धीरे धीरे वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, उसको आराम मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आज हम सबने मिलकर पढ़ा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, हम कैसे खुद पहचान सकते हैं। मैंने आपको अच्छी एक्टिविटी भी करके दिखाई, आप खुद भी करिए,
कि किस तरह से हम घरों में पहचान सकते हैं कि अम्ल क्षार लवण क्या है। फिर इसके अलावा इसके हम दोनों को रिएक्ट करा दें, अम्ल और क्षार को, तो क्या होता है, तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है, बनते हैं हमारे लवण, जो कि हम खाते हैं घरों में, खाने वाला नमक हमारा। इसके बाद बारी आई हमारी उपयोगिता की। हमने ये भी जाना कि हमारे घरों में क्या क्या उपयोग हो सकते हैं और हम औद्योगिक स्तर पे कैसे इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हमने बात करी क्या क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए, अगर कोई जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए प्रबल अम्ल से, वो सारी चीज़ें। तो बच्चों ये सब तो आपने जान लिया। अब फिर हम, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हम लास्ट में दिखेंगे एक मैसेज, तो अब बारी आती है मैसेज ऑफ द डे की। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे क्या है। ओके बच्चों, तो पहले आप ये वीडियो देखिए। तो बच्चों जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि एक बच्ची है और वो अपने घर पे अपने फादर से बहुत गंदे से पेरेंट्स से बात कर रही है, उनको तुम कह के बात कर रही है। उनके फादर ने समझाया भी कि बेटा कायदे से बात करिए, आपको बड़े लोगों को तुम करके नहीं बोलना चाहिए। तो उसने उल्टा क्या किया, बात अपनी मानने के लिए उल्टा उसने विरोध किया अपने फादर के, नहीं मैं तो ऐसे ही बात करूंगी। फिर क्या हुआ, घर में तो उसने बोल दिया, पेरेंट्स ने भी इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है नहीं सुन रही। लेकिन बच्ची जब बाहर गई तो उसने वही लैंग्वेज यूज करी, तो क्या हुआ, जो उससे साथ में खेलने वाला बच्चा था उसने मना कर दिया। उसने सीधे एक शब्द कहा कि तुम गंदी बच्ची हो, मैं तुम्हारे साथ, आप गंदे बच्चे हो, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। तो क्या हुआ, अब उस बच्चे को बहुत बुरा लगा। अब वो घर में आई अपने फादर से, उसने यही बात कही कि मुझे रोहन खिला नहीं रहा, उसने कहा कि मैं गंदी बच्ची हूँ। तो इससे आपने क्या सीखा कि हमको हमेशा आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यही हमारा आज का मैसेज ऑफ द डे है कि आप शब्द का प्रयोग करें। आपको तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हमसे हमारे छोटे बच्चे, घर के भाई बहन भी वही चीजें सीखेंगे। दूसरी बात, हम जैसी रिस्पेक्ट, जैसा सम्मान अपने लिए चाहते हैं, हमको दूसरों को भी वही सम्मान देना होगा। आपको भी जरूरत है सीखने की कि आप दूसरों को वही सम्मान दे सकें। जब आप दूसरों को देंगे तभी आप उम्मीद करेंगे कि दूसरे आपको दें। आप घर में जो चीज सबको तुम करके बोल रहे हैं, उसकी जगह पे अगर आप करके बोलेंगे तो आपको वो डिफरेंस दिखेगा। आप खुद सोचिए, अगर आपसे तुम करके मैं बात करूं, वो सुनने में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, या मैं आप करके बात कर रही हूँ, वो आपको सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कभी भी अच्छे वर्ड किसी को भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये सब होता है वर्ड्स का मैजिक। हमारे शब्दों में एक जादू होता है, आपको वही क्रिएट करना है, अपने शब्दों में एक मैजिक लाना है, ऐसा बोलना है कि सामने वाला आपकी बात को सुनना चाहे। और ये तभी संभव है जब हमारी बातों में रिस्पेक्ट होगा। तो इसी के साथ बच्चों हम आज की क्लास अब हम लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आपका आज की गणित